प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 12 से हिंदी का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आज के क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ जो है ना याद कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं, बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जो है ना अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं आप सभी तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके अपना जो है गेस क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जो भी स्टूडेंट को आंसर पता है आप सभी जो है ना नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और 2 से 3 बार आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था, और कहाँ पर, प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। देखिए जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन हुए थे तो वो कब हुए थे, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 सितंबर 1922 को। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप सभी आज के क्लास का ये 100 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो श्योर है आपका जो है ना बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, उसने कहा था कहानी, जो कि उनके कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, और इसको जो प्रकाशित यानी पब्लिश जो किए थे वो यानी कि 1915 में। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। देखिए जो जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराए थे तो वो कौन, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन मार गिराए थे। तो याद रखिएगा जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराए थे लहना सिंह ने। ठीक है, राइट आंसर 4 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग 5 नंबर देखते हैं। पूछा गया है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2022, 23 और 24 ये 3 साल लगातार पूछा गया है। तो अब समझ जाइए, आपको ये क्वेश्चन 2025 में भी देखने को मिलेगा। तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो बाउल था। ठीक है, राइट आंसर 5 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है आपकी यात्रा मंगल में हो, ये कौन सा वाक्य है। देखिए आपकी यात्रा मंगल में हो ये कौन सा वाक्य है। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यहाँ पर इच्छावाचक होगा। ठीक है, यहाँ पर इच्छावाचक होगा, ध्यान रखिएगा, आपकी यात्रा मंगल में हो ये एक इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर। पूछा गया है अब तक वह सो गया होगा, ये कौन सा वाक्य है। देखिए अब तक वह सो गया होगा, ठीक है, इसमें संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, तो ये कौन से यानी कि वाक्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग 8 नंबर देखते हैं। पूछा गया है पगड़ी शब्द है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्सम तद्भव से आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं आपको जो है ना तत्सम तद्भव से 10 क्वेश्चन बताऊंगा, और जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए जो पगड़ी शब्द है वो क्या है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये देशज शब्द है। ठीक है, चलिए 9 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जो भी शब्द का खंड जो है ना सार्थक ना हो तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रूढ़ कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो 10 नंबर देखते हैं। पूछा गया है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे। देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट यानी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नेतृत्व जो किए थे वो कब। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1972, 1973, 1974, 1975। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स संपूर्ण क्रांति नारा जो दिए थे वो 1974 में ही दिए थे, और छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी जो है ना 1974 में ही किए थे। ठीक है, सो राइट आंसर हमारा 10 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, अग्नि का तद्भव रूप क्या है। ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा 2025 में आपको। ठीक है, चाहे तो 6 फरवरी को देखने को मिले या फिर 8 फरवरी को। ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन जो है ना आपको यानी कि देखने को मिलेगा 2025 में। तो अग्नि का तद्भव रूप जो होता है वो आग होता है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है। देखिए जब कोई शब्द जो है ना वाक्यों में पिरो दिए जाए तो वो क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद कहलाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर बढ़ते हैं। भिक्षा शब्द क्या है। देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है, जो भिक्षा शब्द है ना ये कौन सा शब्द हो जाएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा आप सभी। 14 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है आपको क्लास, बताइए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। देखिए जो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप होता है तो वो किसका, तो आप सभी फ्रेंड्स को अच्छे से पता है कि अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, 16 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिनकर जी के पिता का नाम क्या है। देखिए जो दिनकर जी के पिता का नाम है तो वो क्या है, तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा रवि सिंह है। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए जो संज्ञा है उसके कितने भेद होते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए 6, 5, 2 या फिर 8, कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, दर्भवाचक, भाववाचक। ठीक है, ये 5 संज्ञा के भेद होते हैं। चलिए तो यहाँ 18 देखिए पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट जी थे तो वो कौन से युग के निबंधकार थे, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भारतेंदु युग के जो है ना निबंधकार थे। ठीक है, और अगर आपको पूछ दे कि बालकृष्ण भट्ट कौन से काल के रचनाकार थे तो वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग 19 नंबर देखते हैं। पूछा गया है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखिए जो मनुष्य है उसको वो जो बातचीत करता है उसका बेस्ट तरीका क्या है, तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा मनुष्य की जो बातचीत करने का उत्तम तरीका है वो है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, पूछा गया है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए जो संवाद हम लोग बोलते हैं ना बातचीत को ही कहते हैं। ठीक है, संवाद का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, तो बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो याद रखिएगा आत्मीयता होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन पहला ही नंबर में था, ये रिपीट हो गया है, तो अब इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ये आपका आज के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 22 नंबर देखिए जो होमवर्क दिए ना इसमें आप ये भी बताइएगा कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, ये पूरा दोनों एक साथ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए 22 नंबर पूछा गया है समयोगीता स्वयंवर रचना है। समयोगीता स्वयंवर जो है वो किसकी रचना है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, चलिए 23 नंबर 23 देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया आपके स्क्रीन में कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बातचीत शीर्षक निबंध है उसके अनुसार रस का समुद्र जो है वो किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दो हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाद विवाद संवाद क्या है। देखिए जो वाद विवाद संवाद है वो एक क्या है, तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा ये एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है, यानी कि इसको लिखे कौन है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह लिखे हैं। ठीक है, जो परगीत और समाज के लेखक हैं ना वही जो है वाद विवाद संवाद को लिखे हैं, और वाद विवाद संवाद एक किताब है, यानी कि आलोचनात्मक निबंधों का किताब है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग 25 बढ़ते हैं। पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो मासिक पत्र निकाले थे वो कौन सा, तो आपको अच्छे से पता है हिंदी प्रदीप, लेकिन कब निकाले थे तो ये भी आप याद रखिएगा 1877 में। ठीक है, आपको ये भी पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाले थे, तो याद रखिएगा 1877 में। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर।
बातचीत किस विधा की रचना है? देखिए जो बातचीत है ये कौन से विधा की रचना है? तो बातचीत आपको अच्छे से पता है, एक निबंध है, ठीक है। लेकिन कैसा निबंध है? तो ये एक ललित निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए 27 देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने, देखिए रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो ये हर बच्चा को पता है कि फ्राइडे के मुंह से जो है ना 16 वर्ष के बाद जो है रॉबिन्सन क्रूसो ने एक यानी कि बात सुनी, ठीक है। 28 देखिए पूछा गया है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बार बार बता चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी है। 29 नंबर देखिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत जो निबंध है इसके माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं तो वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर बढ़ते हैं। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। इधर जो है आपको पहला चैप्टर दिख रहा है, फिर दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तीसरा का भी आएगा, ठीक है। यानी कि सब मिक्स किया हुआ है और व्याकरण का भी मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है? तो याद रखिएगा भट्ट जी को यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी को जो है ना अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में जो रखा है वो रामचंद्र शुक्ल रखा है, ठीक है। तो इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स 31 नंबर देखिए, 31 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान आपको बताना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद का अभी नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश भी दे सकता है, तो गलती नहीं कीजिएगा। चलिए अब यहाँ 32 नंबर देखिए पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट ने किस यानी कि पत्रिका का संपादन किया? तो बता चुके हैं हिंदी प्रदीप, ठीक है। 33 नंबर देखिए यहाँ पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किया? तो बताए ना आपको 1877 में, ठीक है। तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे नेक्स्ट बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? देखिए जो बालकृष्ण भट्ट के पिता थे तो वो पेशे से क्या थे? तो वो यानी कि व्यापारी थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग 35 नंबर देखते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान, ठीक है। चलिए 36 बढ़ते हैं कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? देखिए जो नाटक के स्टार्टिंग में मंगल पाठ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा नांदी पाठ कहते हैं, ठीक है। चलिए 37 बढ़ते हैं। पूछा गया रॉबिन्सन क्रूसो ने, यहाँ पर क्रूसो होगा पुरुष नहीं, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य के मुख को देखने को नहीं मिला था? तो याद रखिएगा रॉबिन्सन क्रूसो को यानी कि मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था तो वो 16 वर्ष तक, ठीक है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स 38 नंबर देखें, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? देखिए यहाँ पर जो बात बोला गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार पता चलता है, यानी कि उनका जो है बिहेवियर पता चलता है, तो वो ये बात जो कहे थे वो कौन? तो याद रखिएगा बेन जॉनसन ने कहे थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा एडिसन का है, ठीक है। चलिए 39 देखिए 39 कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है? तो मैंने बता दिया कि एडिसन का है, ठीक है। और बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार पता चलता है, तो ये बात जो है ना बेन जॉनसन जी ने कहे थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? बताइए। एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत जो हो सकती है वो कितने लोगों के बीच? तो याद रखिएगा 2 लोगों के बीच, ठीक है। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स 41 देखते हैं, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? देखिए जब बातचीत किया जाता है तो उस टाइम जो है उसके बाद जो है मन किस प्रकार का हो जाता है? तो याद रखिएगा हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हल्का और स्वच्छ होगा, ठीक है। चलिए 42 बढ़ते हैं। पूछा गया है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? देखिए इनमें से किसके ना होने से जो है ना सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो याद रखिएगा वाक शक्ति, ठीक है। राइट आंसर 42 का भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग 43 नंबर देखते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा फेमस है? तो याद रखिएगा यूरोप के लोगों में, ठीक है।
चलिए 44 बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो इससे पहले मैंने बता दिया, बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। और बालकृष्ण भट्ट जो है कौन से युग के रचनाकार हैं? तो वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 45 पूछा गया है, भीड़ शब्द संज्ञा है। जो भीड़ शब्द है ये कौन सा संज्ञा है? तो आपको पता है भीड़ जो है एक समूह में आता है जो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 देखिए, दिवाली शब्द संज्ञा है। तो दिवाली जो है वो एक क्या है? तो एक खास त्यौहार है। और आपको पता ही है कि जिसमें भी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध हो तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 47 देखिए, संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए जो संसार है ये कौन सा संज्ञा में आ जाएगा? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। संसार जो है ना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। 48 देखें, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो जितने भी पर्व है ना, अगर पर्व के नाम पे अगर पूछ दे कि कौन सा संज्ञा है तो आप याद रखिएगा व्यक्तिवाचक ही याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पर्व अगर सिर्फ और सिर्फ अगर त्यौहार दे दे, ठीक है, त्यौहार दे दे तो त्यौहार एक जात बताया, ठीक है, यानी कि वो जातिवाचक में आ जाएगा। और देखिए त्यौहार के जगह में अगर आपको त्यौहार का नाम सीधे बता दे, यानी कि रक्षाबंधन, दीपावली, ईद, ईद उल फित्र, ये सब अगर आपको दे दे तो आप याद रखिएगा यहाँ पर जो है यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए 49 देखिए, पूछा गया है दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए जो दक्षिण शब्द है ये कौन सी संज्ञा में आ जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा दक्षिण एक खास दिशा है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 नंबर की पुस्तक शब्द संज्ञा है। देखिए जो पुस्तक शब्द है ये कौन सा संज्ञा में आ जाएगा? तो पुस्तक में बहुत सारा पुस्तक होता है जिस वजह से आपको ये पुस्तक जो है ना जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा पुस्तक के जगह में आपको इंग्लिश राइटर दे दे या फिर रेम्बो बुक दे दे या फिर जो है यानी कि मान के चलिए साइंस का फिजिक्स का जो है आपका बुक का नाम दे दे तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन पुस्तक जो है पुस्तक एक जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग 51 नंबर देखते हैं, कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए संज्ञा से आपको 8-10 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में संज्ञा से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा कुर्सी शब्द क्या संज्ञा है? तो याद रखिएगा 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 52 देखिए, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 53 देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन है जो जातिवाचक नहीं है? तो याद रखिएगा सुंदर। सुंदर जो है ये जातिवाचक में नहीं आएगा, ये भाववाचक में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 54 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से भाववाचक कौन नहीं है? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 54 का जो है ना डी हो जाएगा, परिवार। परिवार जो है ये समूहवाचक में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जीवन, सहायता, मानवता इसको हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, परिवार को फिल नहीं करते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ 55 नंबर देखें, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता जो है वो कौन से मूल शब्द से बना है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो यानी कि चरित्र से बना है। ठीक है, राइट आंसर 55 का बी हो जाएगा, सॉरी यानी सच्चरित्र से बना है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 56 देखिए, नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी कौन सा संज्ञा है? बताइए, नेताजी भाषण दे चुके हैं तो नेताजी कौन सा संज्ञा होगा? तो याद रखिएगा ये जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेताजी दिया गया है। ठीक है, यहीं पर आपको अगर नेताजी के जगह में महात्मा गांधी दे देते या फिर कोई भी नेता का नाम दे देता, पंडित जवाहरलाल नेहरू दे देते, भगत सिंह दे देते, तो ये सब क्या हो जाते? तो ये सब मतलब कि व्यक्तिवाचक में आ जाते। वो क्योंकि खास नाम है, सिर्फ और सिर्फ नेताजी दिया है तो इसमें आपको जात बताया। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 57 नंबर, टिकना शब्द का भाववाचक होगा। तो टिकना का भाववाचक होता है टिकाऊ। ठीक है, 57 का क्या होगा? टिकावट हो जाएगा। ठीक है, टिकना का टिकावट हो जाएगा। देखिए 58 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? देखिए क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, बताइए इनमें से कौन है जो संज्ञा है? तो याद रखिएगा 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रोध। ठीक है, 59 नंबर देखें, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है।
इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 59 का राइट आंसर ए हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए देश रत्न है, देश रत्न जो है एक खास पुरस्कार है, ठीक है। तो ये इसमें जो है सीधे आपको नाम बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देश रत्न क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 61 नंबर जातिवाचक संज्ञा बताएं। जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो याद रखिएगा दुख जो है ये भाववाचक में आ जाएगा, श्याम जो है ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, सेना जो है समूहवाचक में आ जाएगा, लेकिन जो आपका लड़का है ये जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर देखिए लड़का के जगह में आपका यानी कि यहाँ पर किसी का भी नाम रह जाता, जैसे कि राम, श्याम, ठीक है, गोलू, ठीक है, ये सब अगर आपको दे देते हैं तो ये यानी कि क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ राम, श्याम और गोलू के जगह में सीधा लड़का बताया गया है कि वो लड़का, ठीक है। तो लड़का बताए तो वो सिर्फ जात बताया, ठीक है, और उसके जगह में अगर खास नाम बता दे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। 62 देखिए सोना शब्द का भाववाचक होगा। सोना शब्द का भाववाचक क्या होता है फ्रेंड्स? तो आप याद रखिएगा वो शयन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 63 नंबर। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से भाववाचक कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 63 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शत्रुता, ठीक है। शत्रुता जो है ये यानी कि भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पर शत्रुता भाववाचक है, ठीक है। चलिए 64 देखिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा आपको कौन नहीं लगता है? क्या पूजा, भूल, चुनाव, सभी? तो याद रखिएगा राइट आंसर 64 का जो है ना डी हो जाएगा, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग 65 नंबर देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित संख्या विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का? तो 65 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रांत। प्रांत का प्रतीक नहीं होता है, ठीक है। आदि का आदिम ये सही है, पिता का पैतृक भी सही है, और उसके बाद विष का विषेला ये भी सही है, लेकिन ये जो प्रांत का प्रतीक दिया गया है ये गलत है। प्रांत का होता है प्रांतिक, ठीक है। प्रांत का क्या होता है? प्रांतिक होता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा। चलिए तो यहाँ देखिए 66 नंबर पूछा गया है पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, तो रेखांकित शब्द का कौन सा संज्ञा है? तो पंत जी यहाँ पर सीधे नाम बताया गया है, तो नाम सीधे बताए तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। देखिए 67 नंबर जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त संज्ञा है? जटिल विषय के लिए तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 67 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समस्या, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 68 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो आपको देखिए यहाँ पर गंगा, गंगा एक खास नाम है, भारत एक खास नाम है, मुंबई एक खास नाम है, तो ये तीनों किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, और जो आदमी है आदमी के जगह में अगर किसी का नाम दे देता तो वो व्यक्तिवाचक में रहता, लेकिन ये जो है ना सिर्फ आदमी दिया है इसीलिए ये जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ 69 देखिए 69 मिठास शब्द है। देखिए जो मिठास शब्द है वो क्या है? तो याद रखिएगा मिठास शब्द जो है ना ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, और मिठाई जो है वो किस में आ जाएगा? तो मिठाई जो है ना वो यानी कि द्रव्यवाचक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 70 देखिए गांधी जी को हम राष्ट्रीय पिता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, तो रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। तो गांधी जी यहाँ पर खास नाम दे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। चलिए संज्ञा तो आप लोग का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। महात्मा शब्द है, देखिए महात्मा यहाँ पर महात्मा गांधी नहीं दिया है, महात्मा दिया है, मतलब महान, जिसको हम लोग महान ग्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो महात्मा इसमें क्या महान हो गया, तो महान जो है वो किस में आ जाएगा? भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 72 नंबर वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो कोई भी वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। 73 देखें नापतोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो नापतोल का बोध कराने वाला संज्ञा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए 74 देखें वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो वाराणसी शब्द जो है ना याद रखिएगा फ्रेंड्स ये जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, खास नाम है। 75 देखें निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। देखिए इनमें से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है? तो याद रखिएगा जो चावल है ये यानी कि किस में आ जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा। नहीं चावल नहीं होगा, चावल जो है द्रव्यवाचक में, आदमी व्यक्तिवाचक में, मानवता भाववाचक में, लेकिन सभा जो है ये समूहवाचक में आता है। तो राइट आंसर ए होगा, ठीक है।
चलिए 76 देखिए 76, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर जो है जिस संज्ञा में यानी कि खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध हो उसे भी हम लोग व्यक्तिवाचक ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ 77 देखिए, तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए तोता शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 77 का राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए यहाँ 78 देखिए, निम्न में दर्भवाचक संज्ञा है। देखिए इनमें से दर्भवाचक संज्ञा कौन है? मिठास, उसके बाद बिजली, पानी, कलम। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दर्भवाचक जो है वो पानी हो जाता है। ठीक है, चलिए 79 79 देखिए, 79 पूछा गया है, विध्यांचल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो विध्यांचल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, 80 नंबर देखिए, स्त्रीत्व कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो स्त्रीत्व जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 81 देखिए, बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है ना वो भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, 82 देखिए, 82 नंबर, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के द्वारा होता है। ठीक है, 83 देखिए, 83, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? लड़ाई, मिठाई, चतुराई या फिर जो है उतराई। तो याद रखिएगा मिठाई जो है ये भाववाचक में नहीं आते हैं, ये दर्भवाचक में आते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर आपको मिठास दे देता तो मिठास जो है वो भाववाचक में आता। ठीक है, चलिए यहाँ 84 देखें, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा लड़का, लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। देखिए 85, किसी भी वस्तु, स्थान या भाव के विचार के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए 86 देखें, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो याद रखिएगा 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगरा जो है ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि आगरा जो है एक खास नाम है। ठीक है, जिसमें भी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक ही कहते हैं। आपको मैंने बता दिया। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 88 देखिए, 88 नंबर, जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? शहर, साकेत, दिल्ली, नीलम। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक शहर हो जाएगा। ठीक है, शहर में बहुत सारे शहर का नाम आता है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बिहार, ठीक है, पटना। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? तो वो जातिवाचक संज्ञा शहर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 89 देखें, यहाँ पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रवि, हिमालय, गंगा, आदमी। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा तो होता है, हिमालय भी होता है और रवि भी होता है, यानी कि रवि खास नाम है, हिमालय खास नाम है, गंगा भी खास नाम है। और जो आदमी है ये खास नाम नहीं है। आदमी के जगह में किसी का भी नाम दे देता, किशन दे देता या फिर जो है और कुछ दे देता, रोहित दे देता, तो ये सब किस में आ जाता? यानी कि व्यक्तिवाचक में आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आदमी दिया है जो कि ये जातिवाचक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 90 नंबर देखिए, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी। ठीक है, 91 देखिए, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो वो लहना सिंह है। चलिए 92 देखिए, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं है? इनमें से कौन सा रचना है जो गुलेरी जी का नहीं है? तो याद रखिएगा 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुखमय जीवन। यहाँ पर जो है ना सुखमय होगा। ठीक है, सुखमय जीवन। ठीक है, चलिए तो अब 93 बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, ये तीनों हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 94, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में आप याद रखिएगा अमृतसर शहर का चित्रण है। ठीक है, 95 देखिए, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? देखिए जो लहना सिंह के गांव का नाम था तो वो क्या था? तो याद रखिएगा मांझे था। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 96 देखिए, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो है वो कौन से पद पर थे? तो याद रखिएगा ये जमादार के पद पर थे। ठीक है, और इनका नंबर कितना था जमादार के पद में? तो 77 था। ठीक है, 97, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। 98 देखिए, पलटन का विदूषक कौन था? देखिए फ्रेंड्स जो पलटन का विदूषक थे तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। ठीक है, देखिए अब हम लोग 99 में आ चुके हैं। हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह था। ठीक है,
चलिए 100 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? देखिए जो भारतीय सिपाही है उसका किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो वो जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का क्लास आपका यहीं तक रहने वाला है। आज के क्लास में आप सभी को संज्ञा से ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, संज्ञा से और आपका जो है पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर से। ठीक है, और जो आपका यानी कि वाक्य है, शब्द है, तत्सम तद्भव है, ये सब से आपको जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको जो है ना यानी कि इससे भी और बेहतर मिलेगा, जिसमें आपको जो है ना कारक का और आपका काल का और जो है समास का, ठीक है, ये तीनों का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आज जो है उम्मीद करते हैं आप संज्ञा, कारक और यानी कि शब्द, वाक्य और जो 1 2 3 चैप्टर है आपका गद्य खंड का, ये सब क्वेश्चन जो है आज आपके यानी कि आज आपका जो है ना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और उम्मीद है आपसे ये 100 क्वेश्चन आप याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपका क्लास आज का यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 100 में आप सभी कितना सही किए ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और देखिए अगर आप सभी गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी। ठीक है, तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।